हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लास 12 का टॉपिक है। इसमें ये जो टॉपिक है हमने पहले भी शुरू किया था, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, तो उसी टॉपिक को हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। मुझे याद है कि लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था रिप्रोडक्शन का जो बेसिक सी नॉलेज है वो हमने जानी थी, और हमने किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जाने थे। मतलब रिप्रोडक्शन के टाइप्स जाने थे, एसेक्सुअल के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, और कुछ फेजेस लाइफ के थे, लाइफ स्पैन, ये सब पढ़ा था। और जो क्रोमोजोम्स की जो क्रॉसिंग ओवर जो थी, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है, ये सब हमने जो है डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं इस टॉपिक को। ओके, सो रिप्रोडक्शन जो है 4 यूनिट्स में डिवाइड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डेट इज 4 चैप्टर्स आर हियर। तो पहले है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो देयर आर 4 चैप्टर, राइट। सो फर्स्ट वन जो है उसी की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टॉपिक हैं जो कि हमने पढ़ लिए थे। यहाँ लाइफ स्पैन रिप्रेजेंट किया है जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था पहले से, ठीक है। और मैंने जो है इन सब का आपको लाइफ स्पैन भी बताया था कि किसका क्या लाइफ स्पैन है। एलिफेंट का बताया था, रोज़ का, डॉग का, बटरफ्लाई, ठीक है। ये सब जो है हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, आप इन सब को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात हम कर चुके थे। उसके बाद जो डिवीज़न हो रहा है यहाँ, वो भी हमने बात की थी। अब बर्डिंग, राइट। सो आई थिंक वी वर ऑन द टॉपिक बर्डिंग. So budding is a spherical outgrowth which develops on the parent's body, and when it detaches, it gives rise to new individual. Okay, so इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ईस्ट ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे आप बर्डिंग देख पा रहे होगे कि किस तरह पेरेंटल जो बॉडी है उससे डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो रहा है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। ओके, सो ये ईस्ट में बर्डिंग दिखाई है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। Here you can see budding. Here is mature is cell, then this and this. यहाँ पे बर्डिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद जो है इसके न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो है अलग से उसकी डॉटर सेल्स जो है फॉर्म हो रही हैं। ओके, सो ये देखा आपने ईस्ट में जो बर्डिंग है, और देन आपने अमीबा बाइंड डिफिजन देखा। अमीबा में पहले होगा न्यूक्लियर डिवीज़न, देन दोनों जो हैं डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। So let's know how widespread asexual reproduction is among different groups of organism. Okay, asexual reproduction we have completed.
can see the diagrams. ओके, सो अभी हमें बात करनी है इंटरनल बडिंग की। बडिंग मैंने आपको बता दिया। सो इंटरनल बडिंग क्या होती है कि किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में अगर मतलब कुछ स्पंजेस जो है एक इंटरनल बड को अपने आप में प्रोड्यूस कर लेते हैं और उस बड को हम बोलते हैं गैम्यूल। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे in the east the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new is organism cell member of the kingdom. Fungi and small plants such as algae reproduce through special asexual reproduction. So the most common of these structures are zoospores that are usually microscopic motile structure. Zoospores are motile. Other common asexual reproduction structure are conidia. Conidia is example of penicillium, and hydra belongs to birds, and gammules का है sponges। यहाँ पे आप डायग्राम्स भी देख पा रहे हैं। यहाँ जो है ये गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस का डायग्राम है। ये हाइड्रा है और कोनिडिया यू कैन सी, एंड दीज आर जूस्पोर्स। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। अभी स्पोर फॉर्मेशन का आपको एक और दिखाती हूँ मैं। राइजोपस फंगस में है ये स्पोर फॉर्मेशन। ओके, थोड़ा छोटा है बट आप देख पा रहे होंगे। ओके, यहाँ स्पॉन्जेस का बताया गया है। सो इसके बाद बात करते हैं फिजन की। जैसा कि मैंने पहले बताया था बाइंडी फिजन के बारे में। तो फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल जो हैं दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ओके, पेरेंट सेल किस में डिवाइड होंगी, दो डॉटर सेल्स में। और डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के बाद पहले तो उसमें क्या होगा, कैरोकाइनेसिस होगा, और उसके बाद होगा क्या, साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। then nothing left behind of the parent cell, then parent cell continue to the life in the form of daughter cells। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे अमीबा है, इनको इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। ओके, सो अमीबा में मैंने पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। ये है अमीबा का डायग्राम। यहाँ पे जो है पेरेंटल अमीबा है, इसमें पहले कैरोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, और उसके बाद जो है ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ ही हम पैरामीशियम का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस क्रिप्टोफेरेंक्स, इसमें रेप्लिकेशन होगी क्रिप्टोफेरेंक्स की, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होंगे वो डिवाइड होंगे माइटोसिस के थ्रू। ओके, और यूग्लिना भी इसमें हो सकता है। ठीक है, ये सब हम कर चुके। उसके बाद बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। जूस्पोर मैंने आपको बताया, जूस्पोर जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, जो कि फ्लैजिलेटेड क्या है, मोटाइल हैं। और अगर हमें जूस्पोर का एग्जांपल लेना है तो जूस्पोर का एग्जांपल ले सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पे जूस्पोर का आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ए पार्ट में जो है ये जूस्पोर्स का डायग्राम है, ठीक है, जिसके
उसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद कोनिडिया का मैंने पेनिसिलियम बताया, ठीक है, बर्ड्स का बताया, गैम्यूल्स का बताया। देन एल्पेनोस्पोर क्या है, एल्पेनोस्पोर जो है नॉन मोटाइल एंडोजीनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है और एंडोजीनियस स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्पोरोंजियोस्पोर भी है एक, उसका एग्जाम्पल होता है राइजोपस। ओके, तो यहाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें पोटैटो पे देख सकते हैं आप किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है। एक्चुअली इसको जो है हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कंसिडर करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं पोटैटो एंड जिंजर को, ये इसकी आइज हैं, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स ए डायग्राम में। देन जिंजर का दिखाया है, जिंजर के बाद बल्बिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, देन ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। इससे पहले जो है एक चीज़ जो है हम इससे पहले नहीं तो चलो पहले इसी को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे पहुँचेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट। So it is a mode of asexual reproduction in which any part of plant, okay, any part of plant give rise to the whole plant, then that part is called vegetative propagation। मतलब जो एक अदर थिंग है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो यूनिट होगी उस यूनिट को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ओके, सो जो जैसे रिप्रोडक्शन के दो टाइप थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ऐसे ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड अदर वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, सो इसमें सबसे पहले बात करेंगे रूट के एग्जांपल देखते हैं। तो रूट के एग्जाम्पल क्या हैं, स्वीट पोटैटो को हम रूट से उगते स्वीट पोटैटो, देन शीशम एंड गवावा आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रूट। देन स्टेम की बात करें तो आप देख पा रहे हैं पोटैटो है, और शक्कर ग्रो पैरेलल टू द सरफेस, मतलब सरफेस के जो है बिल्कुल पैरेलल ग्रो करेगा। इसका एग्जाम्पल हम मिंट को लगा सकते हैं, पुदीने को, ठीक है। उसके बाद रनर है, रनर एक आर्क फॉर्म करेगा, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम स्ट्रॉबेरी को और दूब घास को, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में साइनोडोन भी बोला जाता है। ओके, देन राइजोम की बात करें तो ग्रो बाय आई डक्ट, ठीक है। आई डक्ट में मैंने बताया जैसे जिंजर है, जिंजर का तो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, और बनाना भी राइजोम में आता है, एंड टर्मरिक हल्दी आपने सुना होगा, इनफैक्ट आप यूज़ भी करते हैं अपने अपने घर पे, तो वो भी राइजोम का ही एग्जांपल है। देन अगर ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट का डायग्राम भी यहाँ अवेलेबल है, वाटर हाइसिंथ। ओके, आपने बहुत बार कंसीडर किया होगा कि वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ जो है मोस्टली जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जिनकी मतलब ये एक ऐसी मतलब ऐसा प्लांट है जो कि एक बार अगर ग्रो होने लगता है तो जो जहाँ पे ये ग्रो कर रहा है जिस पॉन्ड में, उस पॉन्ड की जो है मतलब वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज वगैरह है उन सबको अफेक्ट करता है ये। ओके, देन इसके बाद क्या है तो हमने ऑफसेट की बात कर रहे थे हम। ऑफसेट में हमने बताया वाटर हाइसिंथ, और वाटर हाइसिंथ को क्या है टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। ओके, और फिर बात करते हैं हम बल्बिल की। बल्बिल एक फॉर्म्स बल्बिल जो है फ्लोरल बर्ड को फॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अगेव फैमिली से।
bulbil of a geode, you can see in the diagram number C. Okay, then moving to the next, bulb is a discoid stem. Okay, बल्ब जो है क्या है, डिस्कोइड स्टेम है. इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अनियन को और गार्लिक को, प्याज को और लहसुन को. ओके, देन लीफ की बात करें तो हम लीफ का तो आपने प्रैक्टिकली जो है खुद से भी एग्जाम्पल मोस्टली देख चुके होंगे आप. लीफ की बात करें तो लीफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम बेगोनिया को और ब्रायोफिलम को. ब्रायोफिलम को पत्थरचट बोलते हैं हिंदी में. तो आपने ये देखा भी होगा कि अगर ब्रायोफिलम की लीफ जो है अगर नीचे गिरी हो तो उसमें जो है ग्रोथ होने लगती है एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू. ओके, तो यहाँ पे हमने बात की नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में. ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं. यहाँ पे वाटर हाइसिंथ के बारे में थोड़ा सा बताया है. You must have heard about the scores of the water bodies or about the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever in the there is a standing water. Standing water मतलब कहीं मूव नहीं करता, एक ही जगह पे वो जो वाटर है ऐसे ही रहता है, मतलब उसकी क्लीननेस भी नहीं होती, जस्ट उसको ऐसे ही रहता है वो, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग वाटर. इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. ये ऑक्सीजन को ले लेता है वाटर से, जिससे क्या होता है कि जो वाटर में स्टैंडिंग वाटर में जितनी भी फिशेस होती हैं उनकी स्पीसीज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी डेथ हो जाती है. बिकॉज़ हमारी जो लाइफ है वो टोटली ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है हम, राइट. तो अगर ऑक्सीजन ही हमें नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो फिशेस जो हैं वाटर में इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है ऑक्सीजन की रहती है, और उसी से जो वाटर की जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज है, वो सर्वाइव करती है. अगर वही ऑक्सीजन उसने ले लिया तो फिर फिशेस सर्वाइव कैसे कर पाएंगी, ठीक है. So you will learn about it in chapter 13 and 14. Okay, 13-14 को भी करेंगे हम, पहले इसको फिनिश करेंगे. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India. ये जो प्लांट है इंडिया में बना था, बना नहीं था, सॉरी, लाया गया था दूसरी जगह से इंडिया में लाया गया था. क्यों लाया गया था? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स थे बहुत ब्यूटीफुल थे और इनकी लीव्स की शेप की वजह से ये इंडिया में लाया गया था. तो ये जो प्रोपेगेट करता है इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा है. इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक थोड़े से टाइम में ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, इतना ज़्यादा इसका मल्टीप्लिकेशन रेट है कि मतलब ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम. अगर किसी पॉन्ड में ये वाटर हाइसिंथ की जो है ग्रोथ होने लगी है तो इतना आसान नहीं है कि उसकी ग्रोथ को हम रोक सके या उसको हटा सके. हम चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो ज़रूर रुक जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोपेगेट मतलब वेजिटेटिव जो रेट है, प्रोपेगेट करने की जो पावर है बहुत ज़्यादा है. ओके, सो यहाँ पे हमने वाटर हाइसिंथ के बारे में थोड़ा सा जाना, ठीक है. उसके बाद यहाँ पोटैटो का बताया मैंने, पहले ही क्लियर कर दिया आपको. बर्ड्स को आई भी बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर में. ओके,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा मैंने बता दिया था आपको डिफरेंस के टाइम पे। देन जुवेनाइल वेजिटेटिव फेजेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सो अभी हमें आगे चलना है। देन ओस्ट्रस साइकिल्स पे हम बाद में जाएंगे। पहले यहाँ हाँ फेजेस में एक चीज़ आपकी रह गई थी कि जो रिप्रोडक्शन टाइम है किसका कब है, मतलब कुछ सीजनल भी होते हैं, कुछ नॉन सीजनल ब्रीडर्स भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ आफ्टर अ ईयर। तो आपने अपने आसपास जो है बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे, प्लांट देखे होंगे, तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि क्या वे सेम टाइम पे सेम मंथ में फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूट देते हैं, है ना। सो व्हाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एट्सेट्रा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मतलब अब तो हर सीज़न में हमें मिल जाता है, लेकिन मोस्टली जो अवेलेबिलिटी है उन फ्रूट्स की, जैसे एप्पल है, एप्पल मोस्टली हमें मोस्टली आई थिंक विंटर टाइम में मिलता है। और मैंगो तो मतलब सबसे बढ़िया एग्जांपल है मैंगो हमें मोस्टली जून जुलाई आई थिंक इसी सीज़न में मिलता है, मतलब गर्मियों के टाइम में मिलता है, राइट। सर्दियों के टाइम में मैंगो जो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। जैक फ्रूट भी आपने देखा होगा। सो बहुत सारे ऐसे सीजनल फ्रूट्स हैं जो कि अलग उनका अपना एक टाइम होता है ना। तो दूसरे सीज़न में उनको लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए, अगर हम लेते भी हैं तो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। तो कोई ऐसा प्लांट है जो कि साल भर मतलब उस पर फ्लावर उगे ही रहते हैं, फ्रूट्स उगे रहते हैं। एंड सम अदर प्लांट्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि सीजनल फ्लावरिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन पे फ्लावरिंग करते हैं। प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स। तो प्लांट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक एनुअल टाइप का, एक बाइनियल टाइप का। that show clear-cut vegetative reproduction and senescent phases, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases. तो सबके वही अलग अलग phases हैं अपने अपने। A few plant exhibit unusual flowering phenomenon, some of them such as bamboo species. Yes, bamboo। तो bamboo जो है अपने जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मतलब फ्लावरिंग करते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 years, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। ठीक है, बैम्बू बांस का जो पौधा होता है ना, 50 से 100 साल बाद जो है फ्लावरिंग करता है, और उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब डाई हो जाते हैं। और एक दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना का, इसको नीला कुरिंजी भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। तो इसके जो फ्लावरिंग होती है इसके देखने के लिए मतलब टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से नीला कुरिंजी के फ्लावर्स को। ठीक है, लास्ट जो फ्लावरिंग हुई थी सितंबर अक्टूबर में हुई थी 2006 में। सो इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज इन केरला, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists. तो हिली एरिया में मिलता है ये, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु साइड ब्लू स्ट्रेचेज होते हैं, और ये बहुत अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को।
ओके, सो एनिमल्स की बात करें तो जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोड्यूस बिहेवियर। इसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारा एक टॉपिक रह गया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, राइट। सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शुरू करेंगे हम। सबसे पहले आता है कटिंग। कटिंग प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि कटिंग में क्या होता है। सो लेट्स गो फॉर कटिंग। कहीं जाना नहीं है हमें, जस्ट हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। गैमेट ट्रांसफ़र बाद का टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन भी बाद में ही पढ़ेंगे। पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले को। सो मैं बता देती हूँ आपको कि कटिंग क्या है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट। कटिंग तो आपने कई बार खुद से भी ऑब्जर्व किया होगा। सो यहाँ पे स्टोलोन का देख लेते हैं हम एक बार। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आई थिंक यू हैव सीन, तो हमें स्टोलोन वाले पे जाना है। स्टोक और स्टोलोन के बारे में मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ही आएगा, तो इस पहले से आप डायग्राम देख सकते हैं। तो कटिंग मोस्ट कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। सो अ पोर्शन ऑफ रूट और स्टेम एंड लीफ नोन एज कटिंग टेकन एंड रूटेड इन सोइल विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। रोज़ हो सकता है इसका एग्जाम्पल। अगर हमें मान लो, ये तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रोज़ का, हर किसी ने किया होगा खुद से, कि रोज़ का अगर हम रोज़ का प्लांट अगर हम अपने घर में उगा रहे हैं तो उसको हम कट करेंगे, एक मतलब लिटिल सा कट लगाएंगे, टेढ़ा कट लगाएंगे। और टेढ़ा कट क्यों लगाते हैं? ताकि उसका जो है उगने जो मतलब उसकी ग्रोथ के लिए उसका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो सके, ठीक है। रोज़ के अलावा शुगर केन को भी हम कटिंग प्रोसेस से ही उगाते हैं, ग्रेप्स को भी, और एक कैलकस एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं गूगल पे। देन लेयरिंग की बात करते हैं, ठीक है। कटिंग था पहला प्रोसेस, अब जाते हैं लेयरिंग पे। सो लेयरिंग आप देख पा रहे हैं, 3 तरह की लेयरिंग इसमें बताई है, राइट। यहाँ पे ये 3 बताई हैं आपको। टिप लेयरिंग, माउंट लेयरिंग एंड लास्ट वन इज एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को एक और नाम से जाना जाता है, डेट इज बूटी, ठीक है। पहले सिंपल लेयरिंग की बात कर लेते हैं कि लेयरिंग क्या है। एक कॉमनली प्रैक्टिस्ड है जो कि बहुत सारे फ्रूट में, ट्रीज में और ऑर्नामेंटल्स में, जो कि डेकोरेशन के लिए कुछ प्लांट्स रखे जाते हैं, ठीक है। उस कटिंग डोंट इजीली रूट, तो उसकी जो रूट की कटिंग है बहुत मतलब मुश्किल होती है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, जैसे टिप लेयरिंग हो गया, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैस्मीन को, एप्पल को एंड स्ट्रॉबेरी को भी ले सकते हैं। सो
इसमें क्या होता है, द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेंड डाउन। जो प्लांट का लोअर पार्ट है उसको बेंड कर दिया जाता है, एंड कवर्ड विद द सोइल मॉस in such a way that its growing tip remains above the soil surface. I think mound layering and tip layering are same because इसमें जो है आपने देखा कि एक प्लांट जो लिया, मतलब एक टहनी ली, उसको बेंड किया, बेंड करके थोड़ा सा कट लगाया और नीचे उसको सोयल से कवर कर दिया, और जो ऊपर वाली जो उसकी टिप थी वो बाहर रहने दी। ठीक है, ये जो मेथड फॉलो होता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एयर लेयरिंग है। एयर लेयरिंग में क्या होता है, हाँ पहले एयर लेयरिंग के एग्जांपल जान लेते हैं। एयर लेयरिंग के एग्जांपल हैं लीची और पोमोग्रेनेट, ठीक है, और भी हो सकते हैं। सो ब्रांच इज अनेबल टू बेंड अप टू सोयल। अब जैसे हमने पहले वाली लेयरिंग की बात की, उसमें तो हमने जो है उसको बेंड किया, सोयल से कवर किया और टिप को बाहर रहने दिया। लेकिन इसमें जो है इसकी जो टहनी है वे बेंड नहीं हो सकती, तो हमें वहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि वहीं पे थोड़ा सॉल्यूशन जो केमिकल्स यूज़ करके वहीं पे मिट्टी से उसको कवर कर देंगे और उसको वहीं पे रैप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ्टिंग भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसका हम देख सकते हैं डायग्राम। ग्राफ्टिंग you can clearly see the grafting process. So in this process of joining parts of two different plants in such a manner that they live as one plant, इस मैनर में उनको ज्वाइन करेंगे कि ये एक ही प्लांट है। ओके, इनके एग्जाम्पल अगर हम जानना चाहें तो मैंगो हो सकता है, पियर, एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट्स में कोई भी आ सकता है, लेमन आ सकता है, और भी हैं। सो पार्ट्स ऑफ प्लांट रूटेड डाउन इन द सोयल स्टोक, जो प्लांट का पार्ट नीचे उगा हुआ होगा, मतलब मिट्टी में जिसकी रूट्स होंगी, उसको बोलेंगे हम स्टोक। ठीक है, एंड अदर ग्राफ्टेड प्लांट इज कॉल्ड सीएन, और जो ऊपर वाला होगा उसको बोलेंगे सीएन। बिफोर ग्राफ्टिंग करने से पहले जो प्लांट का हिस्सा होगा उसको डिप करना होगा एक सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन का नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, सीएन एंड स्टोक शुड बी ऑफ सेम फैमिली। दोनों पार्ट्स जो है सेम फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। अगर अदर फैमिली से बिलोंग करेंगे तो ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, सो टू ऑब्टेन इन गुड प्लांट मिक्स बेटर सिस्टम ऑफ वन प्लांट विद बेटर रूट सिस्टम। ठीक है, एक बेटर शूट सिस्टम को और एक बेटर रूट सिस्टम को, दोनों को मिलके काम करेंगे तब हमें हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसके बेनिफिट क्या है कि फ्रूटेड विद इन 1 ईयर शुरू हो जाती है इसमें, और फ्रूट जो है बहुत आसानी से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करने में बहुत आसानी रहती है क्योंकि इनकी हाइट जो है स्मॉल रहती है। ठीक है, ग्राफ्टिंग देखिए आपने,